देखो, सही में अगर डिप्रेशन को समझें तो डिप्रेशन एक ऐसी अवस्था है जिसमें इंसान के जीवन का रस समाप्त हो जाता है। जैसे आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद जो है वो आपको स्वाद ना मिले तो कब तक आप खा सकते हैं। आप नींद लेते हैं, करवट बदलते रहें, पूरे तरीके से सो ना पाएँ तो एक डिस्टर्बेंस लाइफ में होता है। और यही एक लगातार स्थिति अगर किसी की हो तो अगर ऐसा व्यक्ति क्यों खाना चाहेगा। फिर वो खाने में कोई स्वाद नहीं मिल रहा है तो केवल ज़बरदस्ती दिखाने के लिए खा रहा है, तो जीने की इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। तो डिप्रेशन वास्तव में एक ऐसी अवस्था है जिसमें इंसान को जीवन से, जीने से उसे कोई रस नहीं मिलता, उसे कोई प्लेजर नहीं मिलता। और ये प्लेजर का ना मिलना अपने आप में एक ऐसी अवस्था है कि उसका ज़िंदगी से मोह भंग होने लगता है। उसे लगने लगता है, क्वेश्चन आने लगते हैं कि हम जी क्यों रहे हैं, ऐसे ज़िंदगी का फ़ायदा क्या है, सब लोग खुश घूम रहे हैं और हम खुश नहीं हैं। ये सारी चीज़ें होने लग जाती हैं। देखो, इसके लक्षण कई तरीके से हैं। आप अगर एक स्वस्थ इंसान को अगर देखें तो वो व्यक्ति धीरे धीरे आपको बीमार जैसा लिखने लगेगा। उदासी इसका एक लक्षण है। उसका एक लक्षण ये है कि ऐसा व्यक्ति अक्सर जो है कमरों में बंद रहता है, अंधेरे में बैठा रहता है, किसी से बात नहीं करता है। डिप्रेस व्यक्ति जो है वो पार्टियों में रस नहीं लेता। आप उसे बोले पार्टी चलना है, वो मना कर देगा, पार्टी में नहीं जाना, हमें नहीं उसमें शामिल होना। तो इस तरीके के लक्षण हैं। इसके अलावा डिप्रेशन के लक्षण हैं उसका नींद खराब हो जाना, नींद का ना आना। डिप्रेशन में एक लक्षण ये भी है कि इंसान का वजन गिरने लग जाता है, उसका वजन कम होने लग जाता है। पेट खराब रहना भी एक लक्षण है। तो कई तरीके के ऐसे लक्षण हैं। ये भी लक्षण को भी एक समझें, डिप्रेशन किस प्रकार का किस व्यक्ति को है या उसके बेस में क्या कारण है, उससे रिलेटेड भी जो हैं वो उसकी ज़िंदगी में लक्षण आपको दिखाई दे सकते हैं। जैसे कि मन की बेचैनियों से अगर उसको आ रहा है तो उसको नींद उड़ सकती, उसकी नींद उड़ जाएगी। अगर किसी व्यक्ति को ऐसे कारण हैं कि वो कमा नहीं पा रहा है और वो अपने आप को जो है सोसाइटी में पिछड़ा हुआ फील कर रहा है, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो ऐसे लोगों के साथ संपर्क नहीं बनाएगा जो बहुत खुश हैं, जो बहुत अच्छे से जी रहे हैं। उन्हें उनके बीच जाते अपने आप को छोटेपन का एहसास होता है। तो इस तरीके के लक्षण अलग अलग प्रकार के। प्रकार तो देखो, मनुष्य जाति पूरी 3 प्रकार में बटी हुई है। एक शरीर के लक्षण हैं, है ना, एक आपके मानसिक लक्षण हैं, एक सोसाइटी के लक्षण भी हैं। अगर इनको देखा जाए तो डिप्रेशन होने के पीछे जो कारण है वो एक कारण तो होता है कि आनुवांशिक कारण भी होता है। कई लोगों का ऐसा होता है कि उनके माँ बाप से उनको वो मिलता है। अगर किसी कंडीशन में कोई माँ बहुत डिप्रेस्ड रही हो और उसी वक्त एक बच्चे को जन्म देती है तो उस बच्चे में एक समय बाद वो लक्षण उभर आते हैं। इसके अलावा पिता के लिए लक्षण कभी कभी होते हैं, वो बच्चों में उभर आते हैं, आनुवांशिक होते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति के अंदर जो है मस्तिष्क में हमारे कुछ हार्मोन्स बनते हैं जिसमें डोपामाइन फेमस है, बाकी और 2-3 हार्मोन्स हैं। तो इन हार्मोन्स का बनना भी बंद हो जाता है। तो ये जो खुशी महसूस कराते हैं हार्मोन्स, अगर ये किन्हीं कारण से बनना बंद हो जाएं तो भी डिप्रेशन आ सकता है। डिप्रेशन आ सकता है कि आपकी बेरोजगारी की वजह से आ सकता है। आपका प्रेम में ठुकराए जाने से भी डिप्रेशन आ सकता है। आपका डिप्रेशन आ सकता है कि सोसाइटी में आपके बहुत से दोस्त बहुत तरीके से जी रहे हैं और आप नहीं जी पा रहे हैं, इससे भी डिप्रेशन आ सकता है। डिप्रेशन इसलिए भी आ सकता है कि आपके घर वाले आपको स्नेह नहीं करते, सही से समझते नहीं, परिवार में एकजुटता ना होना, माँ बाप में लड़ाई होना कई बच्चों में डिप्रेशन का कारण बनता है। उसके अलावा सोसाइटी के कॉजेज़ अलग हैं। सोसाइटी जो है किसी को छोटा, किसी को बड़ा, किसी को अलग नज़रिए से देखती है। तो इस तरीके के बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से डिप्रेशंस होते हैं। देखो, बहुत सिंपल सी समझा जा सकता है। डिप्रेशन में जैसे मैंने कहा कि अगर किसी व्यक्ति को जीवन से रस नहीं मिल रहा तो वो क्यों जीना चाहेगा। तो ऐसी डिप्रेशन में जो सबसे बड़ी स्थिति है वो ये है कि आदमी जीना ही नहीं चाहता, वो जीना ही नहीं चाहता। ये डिप्रेशन की बिल्कुल एक्सट्रीम कंडीशन है। और एंजाइटी जो है वो भय से रिलेटेड है। तो इंसान को बहुत तरीके की बातों से भय हो सकता है।
किसी को मकड़ी से भय होता है, किसी को जो है भूत प्रेतों का भय होता है। तो भय एक अलग चीज़ है और डिप्रेशन एक अलग चीज़ है, और ये बिल्कुल दो मुखी बात है। भय का अर्थ है कि हम जीना तो चाहते हैं लेकिन हमें डर लगता है, और डिप्रेशन का मतलब हम जीना ही नहीं चाहते। अब यहाँ भय की कोई बात ही नहीं, वो कहते मार दो हमें जहर दे दो, हम मर जाते हैं, तो उसको भय नहीं है। डिप्रेशन वाले को भय नहीं है, डिप्रेशन वाले को रस नहीं आ रहा, और ये रस लेना भी फिर नहीं चाहता कि रस आता ही नहीं है। लेकिन एंजाइटी वाला रस तो लेना चाहता है लेकिन भयभीत होता है कि हम कैसे रस लें। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। डिप्रेशन की अगर स्टेजेस की बात कहें तो सोसाइटिकल अगर तरीके से समझें तो डिप्रेशन की फर्स्ट जो कंडीशन है वो सप्रेशन है। जब कोई आदमी अपने आप को किसी चीज़ से दबाता है, जैसे किसी की नौकरी नहीं लग पा रही। अब बहुत से लोग हैं जो नौकरी नहीं लग पा रही, पैसा नहीं कमा पा रहे, तो अपने आप को वो दबाते हैं। दबाते किस तरीके से हैं? आपने देखा होगा बहुत से लोग होते हैं, वो उनसे पूछो क्या करते हैं, तो आज से कुछ समय पहले लोग कहा करते थे कि हम LIC एजेंट हो गए। अब LIC एजेंट एक सस्ता तरीका था ये बताने का कि हम कुछ कर रहे हैं, लेकिन असल में वो कुछ कर नहीं रहे, तो ये दबाना है। उसी तरीके से आज के दौर में तुम बहुत से लोगों को देखो क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहे हैं। तो ये सपरेशन में लोग हैं। फिर वो जो लोग काम नहीं कर पा रहे, ये मैं एग्जाम्पल समझा रहा हूँ और ये बहुत जगह लागू होगा। तो जैसे वो जो काम नहीं कर पा रहे हैं, उसी से रिलेटेड कोई और आदमी काम कर रहा है, बढ़िया काम कर रहा है, उसको देख के ये फ्रस्ट्रेट होते हैं कि हम नहीं कर पा रहे, ये बढ़िया कर रहा है। तो ये फ्रस्ट्रेशन जो है वो डिप्रेशन की एक सेकेंड लेयर है। इसके बाद जो है वो आता है डिप्रेशन। जब आप सप्रेस करते रहे, फिर आप फ्रस्ट्रेशन में गए, देन आफ्टर डिप्रेशन आता है। तो डिप्रेशन की लेयर्स हैं। डिप्रेशन का सही मानों में कोई टेस्ट नहीं है। ये एक स्थिति है जिसमें आपके न्यूरोलॉजिस्ट या साइकोलॉजिस्ट जो हैं या जो भी इस तरीके के एक्सपर्ट लोग हैं वो इसको डिसाइड कर सकते हैं कि ये कौन सी अवस्था में है और क्या है ये। क्योंकि फिजिकली जो टेस्ट होते हैं उसमें डोपामीन वगैरह के टेस्ट हो जाते हैं कि अगर वो व्यक्ति में नहीं बन रहा है सही से तो फिर उसमें आ जाता है। लेकिन सभी तरीके के डिप्रेशन को पकड़ने के लिए कोई टेस्ट नहीं है। मन, शरीर, दिमाग, ये सब एक जुड़ी हुई बातें हैं। अगर किसी चीज़ का प्रभाव हमारे मन पे है तो निश्चित ही शरीर पे भी उसके असर आएंगे। ये तो फैक्ट है। इसको दिमागी बीमारी कह भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते हैं। कभी कभी ये शरीर से शुरू होती है और दिमाग पे पहुंचती है, कभी कभी ये दिमाग से शुरू होती है और शरीर पे आ जाती है। तो ये दोनों तरफ की यात्रा कर सकती है। कोई व्यक्ति अपने शरीर से इतना परेशान हो सकता है किसी बातों को लेकर कि डिप्रेस हो जाए, और कोई व्यक्ति मानसिक रूप से इतना डिप्रेस हो सकता है कि उसके शरीर पे उसके लक्षण दिखने लग जाएं। तो ये चीज़ें होती हैं। इससे बचने के लिए जो मेन चीज़ें हैं वो पॉजिटिव थिंकिंग बताई जाती हैं कि आप पॉजिटिव थिंकिंग करें। तो पॉजिटिव थिंकिंग के लिए सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप में ऑक्सीडाइड आपका बॉडी होनी चाहिए, ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होनी चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति यदि मॉर्निंग में सुबह उठ के, अर्ली मॉर्निंग जिसको बोलते हैं, ऑक्सीजन बढ़ती है जब हमारे प्लानट पे, तो वर्जन ऑक्सीजन होती है, तो वर्जन ऑक्सीजन को ले, थोड़ा सा ग्रीनरी में समय बिताए, अच्छे लोगों के साथ समय बिताए, मोटिवेशनल्स बातें सुने समझे, तो इससे प्रभाव पड़ता है। इससे डिप्रेशन में जाने से बचा जा सकता है। योग और ध्यान लाभ पहुंचाते हैं, लेकिन इसमें आदमी को बहुत ज़्यादा जो है वो नियम पालन की ज़रूरत होती है। और अक्सर डिप्रेशन में गया व्यक्ति नियम पालन करने पे सहमत नहीं होता, वो राजी नहीं होता कि हमें नियम पालन करने। वो कहता हमने सब करके देख लिया, सब बकवास बातें हैं। तो उसका विश्वास जमाना मुश्किल है। यदि विश्वास जम जाए और वो नियम पालन कर सके तो लाभ होते हैं। लेकिन इसमें दूसरी भी एक चीज़ है जिसको समझना ज़रूरी है। वो ये है कि जो डिप्रेशन के लिए आपको विधियां बताई जा रही हैं, वो विधियां क्या वास्तव में उस मनोस्थिति पे काम करेंगी जिस मनोस्थिति से आपका मरीज गुजर रहा है, या सिर्फ आप
उसे वो विधि बता देते हैं जो आपके गुरुओं ने और आपके मठों ने आपको बताई होती हैं। तो यदि आप मठों वाली विधियां थोप देते हैं तो उसमें तीर और तुक्का वाली बात है कि कभी तो वो फिट बैठ जाती किसी पे और वो ठीक हो जाता है, और कभी ऐसा होता है कि वो गलत बैठ जाती है तो केस और उलझ भी जाता है। और ये एक बहुत लंबा साइंस है। जैसे ध्यान की 100 लगभग 20 विधियां इस समय पृथ्वी पे मौजूद हैं। अब 120 विधियों में कौन सी विधि किसके लिए है, ये डिसाइड करने के लिए बहुत एक्सपर्टीज चाहिए। बहुत एक्सपर्टीज, बहुत समझ से गुजरा हुआ व्यक्ति ये जान सकता है कि किसके लिए कौन सी उपयोगी होगी, और तब जाके इसके लाभ ले सकता है। सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, क्योंकि सोशल मीडिया पूरे तरीके से एक ऐसा जगत है जो हमें ज़रूरत से ज़्यादा थॉट दे रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीदें दे रहा, ज़रूरत से ज़्यादा चाहते दे रहा। और डिप्रेशन में जाने का सबसे बड़ा कारण यही है कि आप कोई ख़ास चीज़ है जो आप अपनी मंजिल पे नहीं पहुंचा पा रहे। और डिप्रेशन इसीलिए बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोगों को होता है। डिप्रेशन मंद बुद्धियों को कम होता है। डिप्रेशन जो है वो तीक्ष्ण बुद्धि, दुनिया में जितने भी महान लोग हुए हैं ये डिप्रेशन से सब कहीं ना कहीं गुजरे हैं। बुद्ध डिप्रेशन से गुजरे हैं, महावीर भी एक डिप्रेशन से गुजरे हैं, दुनिया के जितने इनलाइटेड पर्सन हुए हैं सब डिप्रेशन से गुजरे। तो डिप्रेशन जो है वो ऐसा नहीं कोई है कि मंद बुद्धियों को आता है। डिप्रेशन जो है वो बहुत अच्छी बुद्धियों को आता है, और अगर इनके साथ सही से काम किया जाए तो इनको बहुत अच्छी जिंदगी की तरफ ले जाया जा सकता है। बहुत अधिक नहीं, क्योंकि खान पान और ये जो चीज़ें हैं ये केवल आपके जो हैं फिजिकल बॉडी पे काम करते हैं, लेकिन डिप्रेशन जो है बोथ साइडेड वर्क है, फिजिकल और मेंटल। तो मेंटल ज़्यादा है तो वहाँ पे ये असर नहीं दिखाते। डिप्रेशन में एक सफल इंसान भी जा सकता है कि अत्यधिक सफलता के बाद उसे लगने लगे कि जीवन में क्या पाया, क्योंकि कोई थॉट ऐसा नहीं है जो एक्सट्रीम पे जाके अपोजिट थॉट से टकराता ना हो। सफलता असफलता से टकरा जाती है, सफलता व्यर्थता से टकरा जाती है। सफलता बहुत ज़्यादा आपके हाथ लग जाए तो एक क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट नेक्स्ट। अब व्हाट नेक्स्ट वाला जो है वही तो रीज़न है जो बुद्ध को घर छोड़ के सिद्धार्थ राजा का बच्चा और जंगल चला जाता है। यही तो स्थितियां हैं, और ये बहुतों को आ सकती हैं, और ये आती हैं। बहुत से ऐसे लोग जो ज़िंदगी में सफल हो गए और रिटायर्ड हुए हैं, अभी कुछ नहीं कर रहे हैं जीवन में, घर में बैठे हैं, उनको कोई काम नहीं है, अच्छे से खा रहे हैं, ऐसे लोगों को भी डिप्रेशन होता है। लेकिन ये डिप्रेशन साइलेंट होता है, पता नहीं लगता दुनिया में, क्योंकि लोग इनको कहते हैं कि बड़े अच्छे हैं, लेकिन रियल में डिप्रेशन ये व्यक्तिगत रूप से महसूस करते हैं। तो डिप्रेशन पे यहाँ पे डिप्रेशन का एक तरीके से प्रकार बदल जाता है। एक डिप्रेशन होता है घर में बच्चे को, तो उसकी जो खनक है वो घर वालों को भी आती है। लेकिन एक बुजुर्ग को अगर डिप्रेशन हो जाए जो कि रिटायर्ड हो गए हैं और पैसा पा रहे हैं, तो बच्चों को तो लगता नहीं इनको कोई दुख होगा, उन्हें लगता है ये बुढ़ापे का एक लक्षण है। ज़्यादातर जो रिटायर्ड पर्सन हैं या रिटायर्ड अपने काम से हो गए हैं, पैसा है, ऐसे लोगों को मेरा मानना है कि अगर वो रिटायरमेंट हो गए हैं और 4-5 साल तक वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, घर में बैठे हैं और कोई एक्टिविटीज़ नहीं है उनकी ज़्यादा लाइफ में, सिर्फ एक समय काट रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ 90% मैं कहूँगा कि डिप्रेशन में हैं। बस उन्हें अपने डिप्रेशन को कहना नहीं आ रहा, लेकिन वो हैं डिप्रेशन में। सामान्यतः डिप्रेशन पूरी जिंदगी रह सकता है। डिप्रेशन की कोई अवधि तो होती नहीं, ये कोई वायरस तो है नहीं जो एक खास समय बाद मर जाएगा। ये तो एक मानसिक स्थिति है जो पूरी जिंदगी चल सकती है, और कई लोग पूरी जिंदगी डिप्रेशन में गुजार देते हैं, उन्हें पता भी नहीं लगता उन्हें डिप्रेशन है। उदासी में बहुत से लोग जिंदगी काट देते हैं। पहली बात तो दवाइयां इलाज नहीं है डिप्रेशन का। इससे पहले कि आप ये क्वेश्चन करें, आपको जान लेना चाहिए कि डिप्रेशन किस पैथी में किस तरीके से ट्रीट किया जाता है। तो जैसे कि एलोपैथी में डिप्रेशन की कोई दवाई नहीं है सिवाय इसके कि इस व्यक्ति को सुला दो।
जैसे क्योंकि बच्चा घर में बहुत सी चीज़ की मांग कर रहा है कि वो चाहता है कि उसको खिलौने मिल जाएं और हम उसको कहें कि तू सो जा। अब उसको खिलौना तो नहीं मिला, वो सो गया। उसी तरीके से डिप्रेशन को जब नहीं पकड़ पाई मेडिकल साइंस कि क्या करें, तो उन्होंने इसके लिए जो है वो ऐसी नींद की गोलियां बना दी हैं जिसको आदमी पूरी ज़िंदगी लेता रहता है और वो उससे स्वस्थ नहीं होता और बीमार होता जाता है अंदर अंदर, और वो गलता जाता है, लेकिन ऊपर ऊपर से बस वो अपनी बातें किसी को कह नहीं पाता। एक ऐसा समझ लो कि जवान को जो डिप्रेशन है, जैसे मैंने कहा रिटायरमेंट वाले को एक डिप्रेशन है, एक जवान को है डिप्रेशन। तो जवान का डिप्रेशन दिख रहा है क्योंकि वो घर में ऐसे रिएक्ट कर रहा है, लेकिन उसी को अगर गोली दे दें तो कुछ दिनों बाद वो बूढ़ा हो जाएगा, वो अपनी व्यक्त नहीं कर पाएगा बातों को कि मुझे डिप्रेशन है, लेकिन उसको वो डिप्रेशन होगा। तो एलोपैथी में इसका कोई उपचार नहीं है, वो इसको दबा देते हैं। आयुर्वेदी में थोड़ा सा मोटिवेशनल बातें या उसको जो थेरेपी है, मसाज थेरेपी, एक तरीके से टच थेरेपी है, उसमें कोई आपको एक पॉजिटिव पर्सन आपको टच कर रहा है तो थोड़ा बहुत उसका असर होता है। लेकिन आयुर्वेद वगैरह में भी इतने ज़्यादा नियम हैं और ये इतनी स्लो प्रोसेस है कि इसमें आदमी का बहुत समय और बहुत पैसा जाता है और रिजल्ट्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं देखे जाते। तीसरी चीज़ होती है कि साइकोथेरेपी। आप साइकोथेरेपी लें, आप किसी साइकोलॉजिस्ट से जाके मिलें जो आपको अच्छे से आपको ट्रीट कर सके। ये प्रोसेस थोड़े हद तक सफल दिखाई देता है, लेकिन ये पूर्णतः सफल नहीं होता, क्योंकि ऐसे में साइकोलॉजिस्ट की आपको लाइफ टाइम ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट ही आपको समझ पाया, परिवार के लोग समझ नहीं पाए, तो आप उससे मिल के फील करते हो। तो ये भी एक तरीके का मैं कहूँगा सक्सेस नहीं होना ही है। और दवाइयों से इसका कोई उपचार नहीं है, किसी प्रकार का उपचार दवाइयों से नहीं होता है इसमें। देखो, डिप्रेशन पे काम करते हुए अगर हमें देखा जाए तो लगभग 20 साल से ऊपर का समय हो चुका है और इतने समय में डिप्रेशन के बहुत मरीजों से, बहुत तरह तरह के मरीजों से मिलना हुआ। और हमारा काम करने का ढंग अलग है, क्योंकि हम एक बीमारी को नहीं देखते, हम बीमार को देखते हैं और हर बीमार एक अलग स्थिति से गुजर रहा होता है। कहने को डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जिसको कुछ बातों के तहत हर एक पे थोपा जा सकता है कि तुम्हें एक ही जैसी बीमारी है, लेकिन ऐसा नहीं है। डिप्रेशन के कॉज अलग हैं, डिप्रेशन में जो व्यक्ति है उसकी उम्र अलग है, उसके परिवेश अलग है, उसका सब चीज़ें अलग अलग हैं। तो मैंने हमेशा से डिप्रेशन पे जब काम किया तो मैंने मैन टू मैन काउंसलिंग पे जोर दिया कि मैं एक व्यक्ति को समझूं। और मैंने ये भी पाया कि डिप्रेशन जितनी छोटी चीज़ लगती है उतनी छोटी है नहीं। असल में मैं हमेशा से मानता रहा हूँ कि आदमी जो है वो जिस तरीके से हमारी पृथ्वी होती है, इसका वायुमंडल होता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। कहते हैं कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब होती है तो पृथ्वी पे भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी फटते हैं, समुद्र में लहरें उछाल मारती हैं। तो कई तरीके की चीज़ें होती हैं जिस समय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब होती है। यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इंसान की भी होती। जब किसी कारण से इंसान की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में इंसान के अंदर से भी उसी प्रकार बेचैनियां पैदा होती हैं जिस प्रकार की बेचैनियां पृथ्वी पे पैदा होती हैं, बस उसके लक्षण अलग हैं। जैसे पृथ्वी पे ज्वालामुखी फट रहा है, इसे इंसानों में देख लो तो क्रोध आना कह सकते हैं। पृथ्वी पे ज्वार भाटे आने लग जाते हैं, समुद्र में ज़्यादा लहरें उछाल मारने लगती हैं, इसको ये मानो कि आदमी का मन उद्वेलित होने लगा। अगर हम कहें कि इसमें भूकंप आ जाते हैं तो इसको ऐसा कहो कि डिप्रेशन वाला व्यक्ति घर में तोड़फोड़ करने लगता है। तो कहने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के डिस्टर्ब होने की वजह से ऐसा होता है। तो बहुत से ऐसी विधियां हैं, थेरेपीज़ कहूँगा मैं, उन्हें ध्यान नहीं कहता, थेरेपीज़ कहता हूँ। वो थेरेपीज़ होती हैं कि अलग अलग तरीके से अलग अलग इंसान को कुछ चीज़ों से गुजार के उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की जा सकती, और जब वो ठीक हो जाती है तो इंसान ठीक हो जाता है। मैंने बताया तो आपको, हम उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है, जो डिस्टर्ब है, वो ठीक करते हैं। फिजिकल लेवल पे अगर कोई प्रॉब्लम है और डोपामीन वगैरह नहीं बन रहा तो उसके लिए कुछ थेरेपी हैं जिनसे गुजारते हैं। आदमी की मना स्थिति गड़बड़ है तो उसके लिए रागा का प्रयोग है। तो हम इस समय वर्तमान में 4 चीज़ें हैं जिनका उपयोग करते हैं।
ज्योतिष एनालिसिस करते हैं। उसके अलावा हाइड्रोजन थेरेपी देते हैं। हाइड्रोजन आपके शरीर में जाके बहुत तरीके के जो हैं वो असर दिखाता है, आपके शरीर में जो व्याधियां होती हैं उनको दूर करता है। इसके अलावा रागा थेरेपी देते हैं जो आपके चेतन मन में जाके आपको ठीक करती हैं। उसके अलावा योग निद्रा है जो आपके नींद में आपके स्वास्थ्य को बढ़ाती है बिना दवाइयों के। देखो, ऐसे केस मुश्किल वाली बात कहें तो नहीं होते हैं, लेकिन मैं थोड़ा बता देना चाहता हूँ। ऐसे केस तब मुश्किल हो जाते हैं जब एंजाइटी और डिप्रेशन दोनों मिक्स हो। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति के अंदर भय है किसी चीज को लेके और वो उस भय की वजह से उस काम को कर नहीं पाता और करने की बार बार कोशिश करता है। तो भय के साथ जब उसे वो करने की कोशिश करता है तो उससे उसे वो रिजल्ट नहीं मिलते जो मिलने चाहिए, और यही कई बार चलता है। तो यहाँ पे दो चीजें संयुक्त रूप से काम करती हैं, एक उसको डिप्रेशन भी है, दूसरा उसको एंजाइटी भी है। अब आप ऐसे समझ लीजिए कि एक व्यक्ति को मरने की इच्छा और एक व्यक्ति को भय, यानी कि उसको जीने की इच्छा है और एक व्यक्ति को मरने की इच्छा है। तो जिसको मरने की इच्छा है उसको अगर जीने की इच्छा दी गई और उसी वक्त पे उसको ये भाव था जो कि जीने की इच्छा उसको दिक्कत दे रही थी, तो उसकी जीने की दीक्षा उसके भय को और बढ़ा देगी। और ऐसी कंडीशन में कि अगर उसको हम जीने की इच्छा ना दे के मरने की इच्छा दें तो हो सकता है डिप्रेशन का उस समय मूड हो, तो मरने वाले भाव डिप्रेशन वाले को और मृत्यु की तरफ ले जाएंगे। तो ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स स्थिति हो जाती है। ऐसे में हमें व्यक्ति को अपने सामने रख के उसके मूड्स को स्टडी करना पड़ता है कि उसके मूड्स किस किस तरीके के स्विंग्स होते हैं, और उन स्विंग्स मूड के आधार पे उसे टाइम टू टाइम थेरेपीज डिफरेंट टाइप की देनी पड़ती हैं ताकि हम दोनों आयामों में उसको ठीक कर सकें। तो सच बात तो ये है कि डिप्रेशन का कोई एक केस हमारे लिए मुश्किल नहीं होता, एंजाइटी का कोई एक केस हमारे लिए मुश्किल नहीं होता। मुश्किल होता है जब एंजाइटी और डिप्रेशन दोनों एक साथ मिलके आते हैं, तो उसमें थोड़ी सी मुश्किलात होती हैं। लेकिन यदि व्यक्ति सहयोग करे, और सहयोग सिर्फ इतना करना है कि जो उसको कह रहे हैं उतना मान ले, क्योंकि कई बार वो मानता नहीं, तो बस इतना सा ही होता है कि वो उसको मान ले। तो इसमें कभी कभी हम फैमिली मेम्बर्स को कहते हैं कि आप भी साथ में रहिए ताकि उस समय जो थेरेपी दी जा रही है उसको पूरे निगाह रख के कराया जा सके। तो इतना ही बस एक मुश्किलात होती हैं। देखिए, ज्योतिष के अगर आधार पे बात की जाए तो ज्योतिष में एक ग्रह होता है चंद्र, और चंद्र जो है हमारे इमोशनल बॉडी पे काम करता है। तो और ये चंद्र हर 2.5 दिन में अपना घर बदल लेता है, तो इसको इमोशन बॉडी पे हर 2-3 दिन बाद आदमी के मूड स्विंग्स होते हैं, 2-3 दिन बाद आदमी का, और ये हर एक पे होता है। कभी कभी क्या होता है कि इसी के साथ केतु की स्थिति जुड़ जाती है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में हमें देख के पता लग रहा है कि ये व्यक्ति, इसके चंद्र के साथ साथ केतु का कनेक्शन है या राहु का कनेक्शन है, तो वो कई बार इसको जो है अलग अलग मूड में ले जाता है। अब इसको आप ऐसा समझ लीजिए, कुछ लोग इस तरीके के इमोशनल मूड में होते हैं कि जब उनको क्रोध आता है तो वो कमरे में भाग के कुंडी लगा लेते हैं, ऐसे लोग होते हैं, ठीक है। तो अगर कमरे में भाग के कुंडी लगा ले या वो कमरे में बैठा रहे, पब्लिक के बीच निकल के ना आए, तो इसको कह सकते हैं कि हम चंद्र को केतु के साथ जोड़ के देख सकते हैं, क्योंकि केतु जो है वो आपको छुड़ाता है, वो अंधेरे में ले जाता है। अब इसी की जगह राहु का हो, तो किसी का ऐसे भी होता है कि किसी को क्रोध आया या डिप्रेशन की अवस्था में वो घूमने चला जाता है, घर छोड़ के चला जाता है, वो 2-4 दिन बाद लौटता है। तो ये राहु वाली स्थिति है। तो उसी तरीके से कभी कभी चंद्र के साथ मंगल का प्रभाव भी काम कर जाता है, तो ऐसे में व्यक्ति बहुत ज़्यादा क्रोधी हो जाता है, तोड़फोड़ करने लगता है। तो ये सारी स्थितियां हैं जो कि देख के पता लगती हैं, लेकिन ये तो मैंने फॉर एग्जाम्पल समझाया। यूं पूरी स्टडी करने के लिए बहुत समय चाहिए होता है, और उसके लिए खुद इंसान को समझ होनी चाहिए, वो समझ सकता है। नहीं, रोकने के लिए जैसे मैंने बताया कि इंसान अगर पॉजिटिव सोच रखे, अच्छे लोगों का साथ दे, या उसके घर वाले उसे इस तरीके से सपोर्ट करें कि उसकी असफलता को भी जो है वो असफलता ना प्रतीत होने दें,
उसका मोरल बनाए रखें तो डिप्रेशन को रोका जा सकता है। बात अपने आप की है ही नहीं, है ना, ये तो एक सिचुएशन क्रिएट होगी। हाँ, नेचुरली वो सिचुएशन क्रिएट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति के घर वाले उसको पूरे तरीके से समझ नहीं रहे, उसको इस वजह से डिप्रेशन है। ऐसे में उसकी जिंदगी में, उसके घर में कोई ऐसा मेहमान आ जाए जो कि बहुत अच्छे से उसको ट्रीट कर रहा है, समझ पा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, किसी के घर में मैं ही मेहमान हो जाऊं, वहां कोई डिप्रेशन का हो, तो मैं उसे कुछ दिनों में ऐसी बूस्टिंग दे सकता हूं कि वो अच्छा फील करने लगे। लेकिन ये नेचुरली नहीं हुआ, ये हुआ बाय ट्रीट ही। नेचुरली का तो अर्थ होता है कि कमरे में बैठे बैठे अचानक किसी दिन दिव्य चेतना जो है जागृत हो गई और आप ठीक हो गए, तो ऐसा नहीं होता। सच बात तो यह है कि इसके लिए एक माहौल की जरूरत होती है। हाँ, वो सर्कमस्टेंसेस में वो माहौल बन सकता है। सिर्फ एक ही चीज से किसी भी डिप्रेस्ड व्यक्ति की मदद की जा सकती है, और वो होता है कि उसे ये फील ना होने देना कि वो बीमार है। देखो, सखा वेलनेस में जो सबसे कीमती चीज है वो यहाँ का एनवायरनमेंट है। वो एनवायरनमेंट, एक तो आप देख रहे हैं पूरा ग्रीनरी वाला एनवायरनमेंट है यहाँ पे साफ सफाई के साथ साथ ये पहला ऐसा सेंटर आप मान सकते हैं जहाँ पे एम्प्लॉइज वर्क नहीं करते। वरना किसी भी सेंटर्स में आप जाएंगे तो वहाँ पे एम्प्लॉइज वर्क करते हैं, तो जो एम्प्लॉइज वर्क करते हैं उनके साथ आप मित्रवत नहीं हो सकते, उनके साथ आप फैमिलियर नहीं हो सकते। लेकिन हमारे यहाँ हमारी सखा परिवार ही इस पूरे व्यवस्था को संभालता है। तो यहाँ पे आपको हर तरफ सखा परिवार के सदस्य मिलेंगे, तो वो आपको अकेला फील नहीं होने देते। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ का कोई भी सदस्य आपको जज नहीं करता। यदि यहाँ कोई रो रहा है तो उससे ये जज नहीं किया जाएगा वो क्यों रो रहा। कई बार डिप्रेशन का मरीज बहुत ज्यादा अपसेट होता है, वो रोना चाहता है, लेकिन घर वाले उसको रोने नहीं देते। तो यहाँ के माहौल में हम थोड़ी सी आज़ादी देते हैं। तो यहाँ का जो माहौल है, यहाँ का पूरा जो परिवेश है और यहाँ की जो पूरी पैथी है, वो इस तरीके से डिज़ाइन की गई है कि यहाँ पे एनवायरनमेंट में रह के ही इंसान को बहुत ज़्यादा जो है वो सपोर्ट मिलता है। तो ये डिज़ाइन ही इस तरीके से किया गया है पूरा। यहाँ एक साथ 100 लोग भी आ जाएं तो वो बहुत बेहतर तरीके से ठीक हो सकते हैं। और सच कहें बात कि डिप्रेशन में सामान्य जिस तरीके से लोगों को टाइम लगता था, जैसे पहले मैं डिप्रेशन के जब डील करता था तो या तो मुझे बहुत टाइम देना पड़ता था, किसी को 20-21 दिन के लिए मैंने बुलाया तो मुझे बहुत फोर्स देना पड़ता था, पूरा समझना पड़ता था। तो अब हमने पैथी को इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि मुझे कम फोर्स के साथ ज़्यादा काम कर सकूं। तो एक साथ फ्यूचर में बड़े बड़े कैंप्स करने का भी है कि जिसमें 50-100 लोग भी यहाँ आके कर सकें, और वो सभी के साथ उसी तरीके का ट्रीट होगा जैसा मैं पर्सनल ट्रीट करता था। यहाँ का एनवायरनमेंट, यहाँ का सखा परिवार, यहाँ के पूरे लोग, यहाँ का पूरा फूड, ये सब चीज़ें जो हैं वो सपोर्ट करता है, जो कि किसी भी डिप्रेशन वाले मरीज के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। तो यहाँ पे किसी को जज नहीं किया जाता, यहाँ पे जो जैसा है उसको वहाँ से स्वीकार करके जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी जाती है। मेरा आज का हेल्थ टिप अगर डिप्रेशन वाले मरीजों के लिए होगा तो सिर्फ ये होगा कि डिप्रेशन वाले मरीजों को चाहिए कि वो कम से कम सुबह उठ के प्रतिदिन टहलना शुरू करें। हो सके तो कुछ अच्छे थॉट्स, कुछ अच्छे विचार वाले लोगों का साथ करें। आजकल पार्क में ऐसे बहुत लोग मिल जाते हैं। हाँ, जो लोग उनको जो हैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील कराते हों, डिप्रेस्ड फील कराते हों, ऐसे लोगों से थोड़ी दूरी बनाएं। अगर ये 2 बातें मान ली जाएं कि पॉजिटिव थॉट वालों का साथ और ऑक्सीजन का आपके शरीर में बढ़ोतरी, तो काफ़ी हद तक इसमें आपको इससे बाहर निकलने में मदद मिलेगी। ये आपके लिए एक टूल की तरह काम कर सकता है।